Hello student, myself Ravi Shankar Singh, Physics faculty at Impulse Education. Let's see the first question of the JEE Advanced 2021 3rd October paper. In this particular question, देख लो इस क्वेश्चन में क्या करने हैं. क्वेश्चन की रीडिंग एक बार कर लो और रीडिंग करने के बाद आप देखो तो डायमीटर फाइंड करनी है. वर्नियर कैलिपर की यूज होती है डायमीटर फाइंड करने में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी की. तो डायमीटर को रीड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होती है वो रीडिंग का ये फॉर्मूला होता है. रीडिंग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. रीडिंग को लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल माइनस ऑफ द एरर. ये फॉर्मूला है. अब हमें इनको सेलेक्ट करके पुट कर देना है और आंसर आ जाएगी. मेन स्केल की रीडिंग हमेशा डायग्राम से आपको मिलने वाली है. मेन स्केल आपको पता है, मेन स्केल में जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में होती है. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट कोइंसाइडिंग है तो कोइंसाइडिंग की नंबर देखते हैं वर्नियर स्केल पे. तो ये 0 है और ये फर्स्ट है. तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1. मेन स्केल की रीडिंग क्या देखेंगे तो 0 के जस्ट पहले की रीडिंग. ये 3 सेंटीमीटर है और ये हो गया 3.1 सेंटीमीटर. 0 इसके बाद है तो ये 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग हो गई. मेन स्केल की रीडिंग हो गई 3.1 सेंटीमीटर. अब हमें दो चीज़ों का कैलकुलेशन करना होगा, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट और एरर. एरर हमेशा हमें इस डायग्राम से मिलेगा जिसमें दोनों की एरर, दोनों की 0 नॉन कोइंसाइडिंग है. ये जो डिफरेंस है x दैट इज द एरर. क्योंकि ये मेन स्केल के लेफ्ट साइड में है तो एरर नेगेटिव है. यहाँ पे एरर विद साइन लिखनी होती है, इसमें एरर विद साइन लिखनी होती है. तो x की वैल्यू क्या होगी तो देखेंगे क्वेश्चन में ये लाइन कोइंसाइडिंग है. तो यहाँ पे रीडिंग हो गई 1 2 3 4 5 6. इसकी 6 डिवीजन है, इसको L2 मान लो. इसकी 5 डिवीजन है, इसको L1 मान लो. L2 माइनस L1 x है जो कि एरर है. तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे L2 माइनस L1. इसमें 6 डिवीजन है और इसकी कुछ लिस्ट काउंट रही होगी. इसमें 5 डिवीजन है और इसकी भी कुछ लिस्ट काउंट रही होगी. लिस्ट काउंट मेन स्केल का देखो डायरेक्टली गिवन है. 0.1 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल. तो ये लिस्ट काउंट हो गई. इसको कैलकुलेट करेंगे. वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. लिस्ट काउंट मेन स्केल की 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे उसके लिए स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे. द स्मॉलेस्ट डिवीजन 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल. तो 10 स्केल जो वर्नियर स्केल पे है 10 डिवीजन वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है. तो वर्नियर स्केल की में लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी 9/10 मेन स्केल. मेन स्केल दिया है 0.1 सेंटीमीटर तो ये आ गया 0.09 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू हो गई 0.09 सेंटीमीटर माइनस 5 0.1 सेंटीमीटर. ये 9 5 जा 54 और ये आ गया 0.5. सब्ट्रैक्ट करो आ गया 0. ये आंसर आ गया 0.04 सेंटीमीटर. ये क्या है ये x की वैल्यू है. x की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, n की वैल्यू 1 देनी है. अब आपको निकालना होगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. इसका भी फॉर्मूला है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो लिस्ट काउंट मेन स्केल पे कितनी है 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर पे टोटल देखो 10 डिवीजन्स गिवन है, डिवाइड कर दो 0.01. अब जो भी इंफॉर्मेशन निकला इसको कलेक्ट करके पुट कर दो. मेन स्केल पे 3.1 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल की देखो क्या आया है 0.01 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग कितना है 1 है. एरर क्या है तो एरर नेगेटिव है और इसकी वैल्यू है 0.04 सेंटीमीटर. अब इन सब वैल्यू को पुट कर देंगे. 0.01 सेंटीमीटर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगी. तो आंसर क्या आ जाएगी देखो ऐड करके
आंसर क्या आ जाएगी, तो ये 4 + 1 5 हो जाएगी, ये आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शंस की बात करें तो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ए में दिया है 3.07, बी में 3.11, सी में गिवन है 3.15, तो 3.15 सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन है। देखो पीवी डायग्राम गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, हीट एब्जॉर्ब्ड। आपको पता है कि फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में हीट एब्जॉर्ब्ड को पॉजिटिव मानी जाती है, तो अगर हीट एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट प्रोसेस में कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, प्रेशर कांस्टेंट में वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा यू क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगी, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इज पॉजिटिव, इट मीन्स इस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वर्क डन 0, प्रेशर कम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वर्क डन तो 0 हो जाएगी, और क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और इसलिए क्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है, एब्जॉर्ब नहीं है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखेंगे, फर्स्ट का इनवर्स है ये थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में देखो एक्सपेंशन हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हीट रिजेक्ट हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। फोर्थ की अगर बात करी जाए तो फोर्थ में यहाँ पे देखेंगे कंप्रेशन है थर्ड में, तो वर्क डन भी नेगेटिव होगी। थर्ड की अगर बात करें तो वर्क डन भी नेगेटिव, और क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम होने पर टेम्परेचर भी कम होगा, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, दो नेगेटिव मिल करके कंप्लीट नेगेटिव बनाएगा, ये इसका मतलब यहाँ भी हीट रिजेक्ट हुआ है। फोर्थ वाले पार्ट में जाते हैं तो यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क हो जाएगी 0, और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी, डेल्टा यू होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव को 0 से ऐड करेंगे तो ओवरऑल टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब्ड है और सेकेंड थर्ड में हीट रिजेक्टेड है। हमें आंसर करना है हीट अब्जॉर्ब से रिलेटेड, तो फर्स्ट फोर्थ के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट होगी। ऑप्शन सी में देखें तो फर्स्ट एंड फोर्थ गिवन है, तो ये सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को आप रीड कर लो। क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में 2 लेंस गिवन है और इस सिस्टम की क्या हमें फाइंड करनी है, टोटल मैग्निफिकेशन। तो टोटल मैग्निफिकेशन लेंस सिस्टम के लिए डिफाइन होती है M1 × M2 × M3 एंड सो ऑन। जितनी भी लेंसेज रहेगी सबके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो सिस्टम की मैग्निफिकेशन आ जाएगी। 2 लेंस है तो M1 × M2 करना होगा। अब इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं, और एक कॉन्सेप्ट देखो इसमें क्या गिवन है कि म्यू की वैल्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया 1.5, और हमें ये मालूम है कि जब म्यू की वैल्यू 1.5 होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के इक्वल होता है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस में देखो क्या गिवन है, u गिवन है, u इज -10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। v हमें कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। साइन के साथ अगर लिखेंगे तो -10 हो जाएगी, ये 1/20 होगी, 1/v की वैल्यू 1/20 - 20 एलसीएम लेंगे 1 - 2 आ जाएगी, तो v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन मालूम है v/u होती है, तो -20 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, ये रेशियो कितना आ जाएगा 2, ये M1 हो गया। कॉन्वेक्स लेंस की ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन। तो कॉनकेव लेंस में क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बना है, 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो इसके लिए u क्या हो गई, इस कॉनकेव के लिए u हो गई -30 सेंटीमीटर, और कॉनकेव की
फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ आर के इक्वल है, तो -20 सेंटीमीटर। भी हमें कैलकुलेट करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u 1/f। u की वैल्यू गिवन है -30, f की वैल्यू गिवन है -20, तो 1/v की वैल्यू ये आ जाएगी, एलसीएम लेते हैं 60, तो ये कितना आ जाएगा -3 -2, तो v की वैल्यू आ गई -12 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन इसका निकालना हो तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, v/u होती है, तो -12 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। 6 2 = 12, 6 5 = 30, ये आ गया 0.4 मैग्निफिकेशन, ये m2 की वैल्यू आ गई। आंसर क्या है, मैग्निफिकेशन आपको पता है m1 × m2 आती है, m1 की वैल्यू क्या है 2 है, m2 की वैल्यू क्या है 0.4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अगर ऑप्शंस में देखें तो सेकेंड बी ऑप्शन में गिवन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। फोर्थ क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में गिवन है न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो क्यू गिवन है, और इस क्यू न्यूक्लियस की हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट। हमें बात करनी है नंबर्स ऑफ अल्फा डीके इन द फर्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर इज व्हाट 20 मिनट मल्टीप्लाई 3, इसका 3 टाइम्स होगा। मान लेता हूँ क्यू का नंबर क्वेश्चन में मेंशन है, टोटल न्यूक्लियस 1000 गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद कितनी नंबर हो जाएगी 500 हो जाएगी। नेक्स्ट 20 मिनट में कितनी नंबर रह जाएगी 250। नेक्स्ट 20 मिनट में कितनी नंबर रह जाएगी, नेक्स्ट 20 मिनट में रह जाएगी हाफ 125 नंबर। तो 125 नंबर्स रिमेनिंग है। डीके कितना हुआ है, तो डीके आप देखेंगे तो 1000 में 125 रिमेनिंग है, तो डीके कितना हो गया, डीके हो गया 875। इन दोनों को ऐड करके 1000 आनी चाहिए। तो इतना डीके हुआ है। अब इस डीके में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा डीके की 60% प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हर 100 न्यूक्लियस में 60 न्यूक्लियस अल्फा के वजह से डीके होता है। तो इस 875 का जो 60% होगा ये होगा नंबर ऑफ अल्फा, और 875 का जो 40% है जिसमें कि बीटा डीके हुआ है, 40% करते 40/100, तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। क्वेश्चन में केवल अल्फा पार्टिकल का नंबर पूछा गया है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 87.5, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 = 30, रिमेनिंग 3, 7 6 = 42 एंड 3 45, रिमेनिंग 4, 8 6 = 48 एंड 4 52, तो नंबर हो गई 525 आफ्टर 1 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, डी करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखेंगे, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो करी गई है 5√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो अगर इसका आप प्रोजेक्शन आप देखो तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मूव करेगी, और क्योंकि 45 है तो आपको पता है रेंज मैक्सिमम होगी। रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो आपको पता है रेंज मैक्सिमम की फॉर्मूला होती है u²/g। u की वैल्यू है 5√2, इसको स्क्वायर करेंगे, g की वैल्यू 10 है, कितनी आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगी 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस पे आके गिरता है, यानी ये वाला यहाँ से डिस्टेंस 2.5 और यहाँ से डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर हो जाती अगर एक सिंगल ब्लॉक का फॉल होता। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि ये स्प्लिट कर गई है, ब्रेक कर गई है 2 पार्ट में। एक पार्ट वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, एंड सेकेंड पार्ट आगे की तरफ जा रही है। तो मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए ये कुछ आगे जा कर के गिरेगा, तो ये वाली डिस्टेंस x बतानी है। इसके लिए टाइम गिवन है 0.5 और इसके लिए टाइम आपको बतानी है। तो सबसे पहले टाइम का आंसर करते हैं। हमने सिंपल काइनेमेटिक्स में ये पढ़ रखा है कि अगर यहाँ रेस्ट से कोई बॉडी फॉल करता है, h हाइट गिरता है, तो इसकी टाइम ऑफ फॉल क्या होगी
ये होती है √2h/g। और अगर इसी बॉल को u स्पीड से थ्रो करा जाए h हाइट पे, तब भी इसकी टाइम ऑफ फॉल √2h/g ही आती है ना, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अगर इस वाले बॉल की टाइम लगाए 0.5 तो इस बॉल की भी टाइम लगेगा 0.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, क्योंकि m/2 यहाँ पे आया है लास्टली और m/2 यहाँ पे लास्टली आया है। बॉल को जाना था इस पोजीशन पे, तो एक मास लेफ्ट साइड आया है, सेकेंड मास राइट साइड गया है, दोनों आइडेंटिकल है। तो ऑब्वियस है अगर ये 2.5 इधर आया है तो ये भी 2.5 भी इधर गया होगा, जैसे कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3, जो कि हो जाएगी कितनी 7.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कैपेसिटर की गिवन है, RC सर्किट की गिवन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि जब स्विच S को P पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक करंट पास होगी और इस पे चार्ज की वैल्यू गिवन है कैपेसिटर पे Q1। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस स्विच को ओपन करके Q पे प्लेस करनी है। नेक्स्ट में चार्ज गिवन है Q2 और हमें Q1 Q2 की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें करना होता है कि सबसे पहले किसी भी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे कैपेसिटर से करंट पास नहीं होती है। तो फर्स्ट जब P को S को P पे कनेक्ट करेंगे तो डायग्राम ये बनने वाली है 1 ओम 2 ओम और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगी 2 वोल्ट की, इस साइड है 1 वोल्ट की बैटरी। ये सर्किट बनने वाली है। तो करंट अगर देखें, करंट की वैल्यू मान लें I, तो I की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ लगा करके इफेक्टिव EMF 2-1 और टोटल रेजिस्टेंस हो गई 3, इतनी एम्पियर की करंट पास होगी। अब यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, कैपेसिटर से करंट तो पास नहीं हो रही है लेकिन चार्ज स्टोर्ड है। तो चार्ज स्टोर की वैल्यू यहाँ इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, तो अगर इस पॉइंट को मानता हूँ A, तो इसका पोटेंशियल VA है। इधर जाएंगे तो लॉस होगा I इंटू R, I की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू 1। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तब भी लॉस होगा 1 वोल्ट का, इस B पे मूव कर गया। तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3 वोल्ट। ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर की। अब कैलकुलेट करनी है Q1 जो कि इस पे चार्ज है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q होती है CB, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड गिवन है। C की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 माइक्रोफैराड गिवन है। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 4/3 वोल्ट। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो 1.33 माइक्रोकूलम आ जाएगी चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 निकालनी थी और यह आंसर क्या हो जाएगा 1.33 माइक्रोकूलम। ये आ गई Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू आ गई 1.33। अब Q2 की बात करते हैं। Q2 के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे इसको ओपन करके स्विच को यहाँ पे लगाना है। तो डिफरेंस क्या आएगा, अब जो सर्किट बनने वाली है वो इस टाइप की 1 ओम 2 ओम। अब यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं होगा, यहाँ पे कैपेसिटर होगा जिससे करंट पास नहीं होगी और यहाँ पे एक बैटरी होगी 2 वोल्ट की। अगर करंट को मान लेता हूँ I2, तो I2 ओम्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ लगा करके इफेक्टिव EMF बाय रेजिस्टेंस इतनी एम्पियर हो जाएगी करंट की वैल्यू। अगेन कैपेसिटर इसके अक्रॉस कनेक्टेड है तो हमें इस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। कितना होगा VA माइनस VB। तो VA से जैसे रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो लॉस होगा I इंटू R का। I का वैल्यू 2/3 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है। कोई बैटरी नहीं है, डायरेक्टली B पे पहुंच जाएंगे। तो VA माइनस VB का वैल्यू आ गया 2/3 वोल्ट्स और हमें इस पे चार्ज चाहिए जो कि Q2 गिवन है। तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी C VA माइनस VB।
सी की वैल्यू 1 माइक्रो फैराड है और बी ए माइनस बी बी 2/3 वोल्ट है। तो माइक्रो फैराड वोल्ट होती है कूलम, और 2/3 डिवाइड करो तो 0.67 आ जाएगी माइक्रो कूलम। ये हो जाएगी Q2 की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में Q1 की वैल्यू ये हो गई, और क्वेश्चन नंबर 8 में Q2 की वैल्यू इसकी हाफ हो गई 0.67 माइक्रो कूलम। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन है जिसमें कि Q पोटेंशियल सरफेस गिवन है और दो चार्जेस को प्लेस करी गई है, एक ओरिजिन पे और एक ये वाली डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेकेंड चार्ज को रखी गई है जिसकी वैल्यू Q/√3 है। इस सर्कल की सेंटर है B0। सर्कल की सेंटर क्या गिवन है? B0। इट मीन्स इस सर्कल की सेंटर यहाँ से B डिस्टेंस पे। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ये XY की मीनिंग क्या हो गई? XY की मीनिंग हो गई कि ये जो डिस्टेंस होगी वो Y होगी और ये डिस्टेंस होगी X। और ये पूरा डिस्टेंस क्या गिवन है? ये पूरा डिस्टेंस जो चार्ज जहाँ पे प्लेस करा गया चार्ज को वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसकी पोटेंशियल है 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके पोटेंशियल को करना होगा 0। तो अगर -Q चार्ज से इस पॉइंट की पोटेंशियल देखें तो क्या करना होगा? ये वाली डिस्टेंस x है और ये y है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x² + y²। और इस वाले चार्ज से अगर डिस्टेंस देखें, कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है कि एक चार्ज है -Q, सेकेंड चार्ज है Q/√3 और इसके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है ये x और ये वैल्यू है y। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 - x। और ये y है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? y² + 2 - x²। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये x है, ये y है, तो पाइथागोरस से x² y²। तो दोनों चार्ज के वजह से इस पॉइंट P की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल निकाल करके 0 से इक्वेट करना है। P पे पोटेंशियल होगी इस Q चार्ज के वजह से -kQ/R। R की वैल्यू है x² + y²। और Q/3 के वजह से जो पोटेंशियल होगी वो हो जाएगी k। Q की वैल्यू Q/√3 है और इसकी डिस्टेंस है √y² + 2 - x²। यहाँ से k Q कैंसिल आउट हो जाएगी और जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 1/x² + y² = 1/√3। और ये आ रही है √y² + 2 - x²। स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने पे ये आ जाएगी x² + y²। राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी 3y² + x - 2 - x²। अब क्रॉस इन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगी x² + y² और ये आ जाएगा 3y² + 3 2 - x²। तो x² + y² = 3y²। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2 की स्क्वायर 4 x² - 4x। x² + y² की वैल्यू 3y² + 4 × 3, तो ये आ जाएगी 12 + 3x² - 12x। अब x और y को एक साइड करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 - 1 2 हो जाएगी। -12x + 12 = 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² + y² - 6x + 6 = 0। अब इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, इसको लिख सकते हैं x - 3 का स्क्वायर। 3 लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है तो -3 करना होगा, + y² = 0। आगे क्या लिखी जा सकती है? x - 3² + y - 0² = इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का देखें तो x - a² y - b² = रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई? रेडियस की वैल्यू हो गई √3। और सेंटर क्या है? सेंटर हो गया 3 0। सेंटर कहाँ पे है? 3 0 पे सेंटर है।
क्वेश्चन में देखो रेडियस निकालनी है, रेडियस हो गई √3 मीटर। और क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ बी। बी क्या है, एक्स की वैल्यू है, बी है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। तो ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में प्योर रोलिंग की एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें सेंटर पे एक फोर्स अप्लाई करी गई है एफ। रेडियस क्या गिवन है, आर गिवन है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि सॉलिड या हॉलो, ऑप्शंस में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शंस को अगर देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द सेम एफ वैल्यू ऑफ ए डजंट डिपेंड्स ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो एक्सेलरेशन का आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगर डायनामिक्स आप अप्लाई करो, फोर्स है एफ, यहाँ पे फोर्स एफ है, डायनामिक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी C/1 + C × F। C क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा, यानी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सॉलिड है या होलो। एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, नेट फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन एफ पे डिपेंड कर रही है, एफ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि सॉलिड या होलो है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2μg ऐसा मेंशन है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कौन सी सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 1/2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 1 + 1/t × एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आ जाएगी F/3। ये हो गई फ्रिक्शन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन अगर यहाँ से देखें तो F की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, F की कैपिटल F की वैल्यू 3 स्मॉल f माइनस स्मॉल f/m ये लिखी जा सकती है। तो यहाँ से ma = 2f, F की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ma/2। और आपको मालूम है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी μmg से कम ही रहेगी, m कैंसिल आउट होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन 2μg होगी। इट मीन्स ए की मैक्सिमम वैल्यू 2μg पॉसिबल है। ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज μmg। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जनरल वैल्यू फ्रिक्शन की ये है। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हॉलो सिलेंडर की अगर बात करें, हॉलो सिलेंडर में फ्रिक्शन पहले निकालो। हॉलो सिलेंडर के लिए कांस्टेंट 1 होती है, यहाँ पे 1 हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई F/2। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, F - F/m। तो ये हो जाएगी F - F/2/m। तो ये आ गई F/2m। इट मीन्स इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मीडियम की क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हमें स्नेल्स लॉ लगाने। कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि म्यू साइन थीटा होती है कांस्टेंट, और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, n2 की वैल्यू कुछ भी हो, मान लो n2 की वैल्यू लेस है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी। और यहाँ पे कोई भी एक एंगल θ1 या θ' बन रहा, तो यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री बने या 90 से ज़्यादा बने तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गई, ये θ' है, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे n2 हो गई, n2 साइन θ' इक्वल टू इस साइड में देखेंगे तो n की वैल्यू 1 है, 90 डिग्री r की वैल्यू है, तो n2 साइन θ' की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गई। और अगर ये θ' है तो ये भी θ' हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n1 साइन थीटा इक्वल्स टू n2 साइन θ' होगी। साइन n2 साइन θ' की वैल्यू पहले से गिवन है 1, तो n1 साइन थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/n 1 होगी, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट को
अगेन मीडियम में वापस आना होगा, रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी, ये पॉसिबल है अगर ऑप्शंस की बात करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइट रे एंटर्स इन एयर इफ N2 इक्वल्स टू N1। अगर दोनों मीडियम N1 और N2 इक्वल होगी तभी यहाँ पे TIR होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो ऑल द लाइट रे एंटर्स इनटू एयर, एयर में नहीं जा सकती, ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। केवल यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के वापस ही आ सकती है। बी ऑप्शन में देखें तो लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमने डिराइव किया उसमें ये कहीं पे भी हमने यूज़ नहीं किया कि N2 ग्रेटर देन N1 है या N2 लेस देन N1 है। कोई भी कंडीशन हो, इस वैल्यू को 1 ही होना है, इस वैल्यू को 1 ही होना है। और इसीलिए क्योंकि थीटा सी से ग्रेटर होगा तभी ये वैल्यू साइन थीटा इससे ग्रेटर होगी, TIR होगा ही। तो दोनों कंडीशन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ऑप्शन बी में भी मेंशन है रिफ्लेक्शन बैक, ऑप्शन सी में भी मेंशन करी गई है कि रिफ्लेक्शन बैक होगी। ऑप्शन डी की बात करें तो लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इक्वल्स टू 1। तो अगर N2 एयर है तभी यहाँ पे क्योंकि थीटा की वैल्यू 1/N1 से ग्रेटर मेंशन है तो TIR होगी और रिफ्लेक्शन होगी। इसका अर्थ है ये है कि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों करेक्ट है। बी, सी, डी ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ये क्वेश्चन रिजिड बॉडी डायनामिक्स की है। इसमें ऑप्शंस में देख सकते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की बात करी गई है। क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है वो इस टाइप से है, XY प्लेन में पार्टिकल की मूवमेंट है 1 मीटर डिस्टेंस पे। इनिशियली पार्टिकल 10 मीटर लेफ्ट साइड में थी और फाइनली 10 मीटर राइट साइड में जानी है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है। और एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल सकते हैं क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है √2s/a। s की वैल्यू रखते हैं, s की वैल्यू 10 + 10, 10 + 10 आ जाएगी 20 मीटर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, क्या गिवन है? 10 है। तो 2 मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 सेकेंड। अगर ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 सेकेंड तक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी गिवन सिचुएशन में। बी पार्ट और सी पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट में टॉर्क कैलकुलेट करने की बात करी गई है जब वो फाइनल पॉइंट पे है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? हमें पता है कि फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 0.2 और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन गिवन है 10। तो मल्टीप्लाई कर लो तो 2 न्यूटन हो गई फोर्स। किसी भी ओरिजिन के अबाउट हमें टॉर्क निकालनी है, ओ के अबाउट। तो टॉर्क क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो टॉर्क की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, फोर्स की वैल्यू 2 है। और राइट हैंड रूल से डायरेक्शन देखें तो ये R वेक्टर है, ये F वेक्टर है। तो R क्रॉस F करेंगे तो ये K कैप में जा रहा है, Z एक्सिस में जा रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 2K कैप। और 2K कैप वाला ऑप्शन बी है, डी नहीं है, इसलिए डी इनकरेक्ट हो गया। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम निकालनी है। तो एंगुलर मोमेंटम में भी यही बात करनी है। यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टाइम पता है 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन मालूम है, तो वेलोसिटी हो जाएगी u + at। u 0 है, एक्सेलरेशन 10, टाइम 2 है, तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या हो जाएगी? मोमेंटम हो जाएगी मास मल्टीप्लाई स्पीड। मास दिया हुआ 0.2, स्पीड 20 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 4 आ जाएगी मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हो गया 4। कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर के डिस्टेंस पे। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम होती है R क्रॉस P। जो भी मोमेंटम है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोमेंटम की वैल्यू 4 हो गई। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में भी फिर अगेन यही काम करनी है। ये R की लाइन है, ये मोमेंटम की लाइन है। तो R क्रॉस P करेंगे तो अगेन K कैप में आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4K कैप, जो कि गिवन भी है। तो A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गया।
मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक थ्योरी से ये क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। हमें करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर बात करें, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में हमें मालूम है कि बामर सीरीज में जो ट्रांजिशन होती है N2 ट्रांजिशन होती है। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होती है। तो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है थर्ड से सेकेंड ट्रांजिशन में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ यूज होगी दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे आएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, जो कि होगी इनफाइनाइट से सेकेंड के ट्रांजिशन पे। ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट टू 2 के करस्पॉन्डिंग, और लॉन्गेस्ट हो जाएगी थर्ड टू सेकेंड के करस्पॉन्डिंग। अब कैलकुलेट करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होती है, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होती है RZ² 1/N1² -1/N2²। और शॉर्टेस्ट के लिए बात करेंगे तो फिर से अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/N1² -1/∞²। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। सेकेंड डिवाइडेड बाय अगर फर्स्ट करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय अगर फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट का रेशियो आ जाएगा। और ये RZ² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 -1/9। तो ये आ जाएगी 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 36, तो 9 - 4 आ जाएगी। तो ये ओवरऑल आ गई 36 डिवाइडेड बाय 4 × 5, तो 4 9 जा 36 और ये आता है 9/5। ऑप्शन ये देखेंगे तो ये रेशियो 9/5 एग्जैक्टली गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन में मेंशन है कि देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पास्चन सीरीज। तो जो ओवरलैपिंग होती है लाइमर, बामर और पास्चन तीनों में ओवरलैपिंग होती है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड पास्चन सीरीज। बामर सीरीज एंड पास्चन सीरीज में ओवरलैपिंग होती है, बैंड्स की ओवरलैपिंग रहती है। और इसके बाद का जो सीरीज है, उसके बाद की सीरीज में क्या होती है, ओवरलैपिंग रहती है। यहाँ पे इसके बाद की सीरीज में ओवरलैपिंग रहती है। इसके पहले का जो भी है तीनों बैंड, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसमें वेवलेंथ इंडिविजुअली स्पेसिफाइड होती है। तो ऑप्शन में मेंशन करा गया कि देयर इज एन ओवरलैप। ओवरलैप हो रही है बामर और पास्चन में, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी में देखें या डी की बात करते हैं तो डी में देखो क्या मेंशन है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज डोंट ओवरलैप। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series, m is an integer। अब इसकी बात करते हैं। तो लाइमन सीरीज में आपको पता है कि लाइमन सीरीज में N2 की ट्रांजिशन होती है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करी गई है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, जो कि इनफाइनाइट से 1 के ट्रांजिशन में आएगा। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, RZ² 1/N1² -1/N2²। किसी अदर ट्रांजिशन के लिए जो लेमडा होगी वो हो जाएगी RZ² 1/1² 1/N²। ये हो जाएगी। यहाँ पे केवल वैल्यू ये 0 हो गया, वैल्यू RZ² है। RZ² को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। तो ये आ जाएगी लेमडा शॉर्टेस्ट और ये आ जाएगी 1 - 1/N²। तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी 1/λ इज 1/λs और ये आ जाएगी N² - 1/N²। तो जो लेमडा की वैल्यू आती है दैट इज लेमडा s
मल्टीप्लाई एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है और इसीलिए ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में मोशनल ईएमआई का एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक आर्क दी गई है। ये आर्क है, रेजिस्टेंस लेस आर्क है और यहाँ पे एक रेजिस्टर अप्लाई करी गई है और सेकेंड एक कैपेसिटर। मीन्स ये एक आरसी सर्किट का यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर। वायर में करंट आई फ्लो कर रही है। ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। फर्स्ट एंड की सेकेंड एंड की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये पर्टिकुलर स्पीड v से मूव कर रही है। तो जब भी किसी वायर के मैग्नेटिक फील्ड में लूप मूव करेगी तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। सबसे पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा। टोटल लेंथ यहाँ पे गिवन है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1, ये लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला VLV है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पे अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करना होगा? x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे लेंथ लेना होगा dx और उसको इंटीग्रेट करना होगा। v की वैल्यू वायर के लिए निकालते हैं। x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? μ0/2 पाई I बाय x। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, v हो गई, dx हो गई। लिमिट पुट करेंगे 1 से 4 तक। 1 से 4 सेंटीमीटर की लिमिट हो गई। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाती है? μ0/2 पाई I v, ये कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x और इसकी लिमिट हो गई 1 to 4। तो ये आ गई μ0/2 पाई I मल्टीप्लाई v। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 की वैल्यू 0। तो μ0/2 पाई I v log 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे जो कि होगी 2 log 2। log 2 की वैल्यू गिवन है 0.7 लेनी है। तो यहाँ पे पुट करते हैं। μ0/2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? μ0/2 पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 जो कि गिवन भी है। μ0 की वैल्यू तो पुट करेंगे अगर 4 पाई 10⁻⁻7 ओवर 2 पाई। I की वैल्यू गिवन है क्या? I की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है। करंट इज 2 एम्पियर। I की वैल्यू 2 एम्पियर रखेंगे। V की वैल्यू क्या गिवन है? V की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो V की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड रखेंगे और log 2 की वैल्यू 0.7 मेंशन है। यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गई। तो मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 0.7 10⁻⁻7। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगी? 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16। तो 16.8 10⁻7 वोल्ट हो जाएगी ईएमएफ जो इसके एंड पे जनरेट होगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है करंट। मैक्सिमम करंट 2 ऑप्शन में गिवन है। तो मैक्सिमम करंट कब पास होगी? मैक्सिमम करंट कब पास होगी इस केस में? क्योंकि ये एक आरसी सर्किट है तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होना होगा 0। ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं मैक्सिमम करंट। आई हो जाएगी ईएमएफ। ईएमएफ गिवन है, कैलकुलेट किया है 16.8 10⁻⁻7 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4। तो 1.4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। या 16.8 को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। 24 मल्टीप्लाई 0.7 10⁻⁻7। अगर ऐसा करेंगे तो ये 2 टाइम्स डायरेक्टली कैंसिल आउट होगा। 2 12 जा 24, तो ये आ जाएगी 12 10⁻⁻7 एम्पियर। ये हो गई मैक्सिमम करंट। अब देखो पावर 6 में गिवन है तो 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 10⁻⁻6 हो जाएगी। और ये फर्स्ट ऑप्शन में करेक्टली गिवन है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। सी और डी में मैक्सिमम चार्ज की बात करी गई है। तो मैक्सिमम चार्ज के केस में क्या होगा? Q होती है C मल्टीप्लाई V। तो मैक्सिमम चार्ज तभी होगी जब V होगी मैक्सिमम।
सी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी। क्वेश्चन में देखो मेंशन है 5 माइक्रो फैराड, माइक्रो होती है 10 टू द पावर -6। मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, जो भी यहाँ से जनरेट होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस जाएगा और वो गिवन है, 16.8 10 टू द पावर -7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 16.8 मल्टीप्लाई 5 और 7 और -6 हो जाएगी 13 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40 रिमेनिंग 4, 6 5 जा 30 एंड 4 34 रिमेनिंग 3, 5 एंड 3 रिमेन 8 एंड डेसिमल पॉइंट इज हियर 10 टू द पावर -13 कूलम। तो 84.0 10 टू द पावर -13। अब यहाँ पे देखेंगे तो 8.4 के टर्म में दिया है, तो डेसिमल को अगर डिस्प्लेस करो 8.4 के टर्म में तो ये आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, डी में गलत गिवन है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोडायनामिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कंटेनर जिसमें फ्लूइड है वो एक्सेलरेट कर रही है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन रेस्ट में ए एक्सेलरेशन कंटेनर की गिवन है और हमें प्रेशर्स को कंपेयर करना है। क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन है P1 माइनस P2, तो ऑब्वियसली P1 को ग्रेटर और P2 को लेसर माना गया है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, जितने भी एक्सेलरेशन गिवन हो फ्रेम में बैठ करके जितनी भी एक्सेलरेशन गिवन हो उसको अलोंग दिस लाइन कर देंगे। तो आपको पता है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल 45 है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी g cos 45। cos 45 1/√2 होती है, तो g अपॉन √2 इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर अंदर बैठेंगे तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करना होगा इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल ये वाली पॉइंट गिवन है 1, ये वाली पॉइंट गिवन है 2, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, क्योंकि P1 को ग्रेटर माना गया है, तो जो रिजल्टेंट होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। जैसे कंटेनर की बात करते हैं, कंटेनर में ग्रेविटी नीचे होती है, तो जैसे जैसे जी के डायरेक्शन में जाते प्रेशर ज़्यादा होती है। तो P1 को ग्रेटर माना गया है, तो P1 के डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगी, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, g/√2 माइनस ए। और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है d है, ये वाली डिस्टेंस d है और ये 45 है, तो ये एंगल आप बता सकते हैं ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस से √2d। 45 है तो d और d है तो ये √2d हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी √2d। तो प्रेशर P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, ρgh। रो को लिखा गया है इस तरीके से, जी की वैल्यू ये है जो कि a माइनस g/√2 ρg, और h का वैल्यू गिवन है √2 मल्टीप्लाई d। अब हमें कौन से रेशियो निकालना है, बीटा के बारे में बात करना है। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है P1 माइनस P2 ओवर ρgd। यहाँ से देखते हैं P1 माइनस P2 बाय ρgd क्या होगी, तो P1 माइनस P2 बाय g को अगर कॉमन लेते हैं, g को बाहर करते हैं और g से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ρgd कॉमन आएगी और इन साइड में क्या रह जाएगा, राइट साइड में रह जाएगा a/g माइनस जी कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/√2 रह जाएगी और एक √2 भी मल्टीप्लाइड रहेगा। तो ये रेशियो आ रही है, √2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगी √2a/g माइनस 1, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। अब कंडीशंस लगाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए में क्या गिवन है कि अगर a की वैल्यू g/√2 करें तो बीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो पुट करते हैं a की वैल्यू इसमें, तो बीटा की वैल्यू देखते हैं क्या 0 आती है। a की वैल्यू है g/√2 डिवाइडेड बाई g माइनस 1, तो g से g कैंसिल आउट, √2 से √2, तो बीटा की वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी में बात करते, a की वैल्यू g/√2 पुट करने पे बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो बी ऑप्शन में बीटा की वैल्यू √2, a की वैल्यू क्या पुट करनी है, g/√2, तो अभी पुट किया था g/√2 जिसमें बीटा 0 आया था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगी।
अब अगेन क्या करना है, ए की वैल्यू g/2 पुट करना है। ए की वैल्यू क्या पुट करना है, g/2। तो ए की वैल्यू g/2 इसमें पुट करते हैं। बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गई। सी ऑप्शन की बात करते हैं, बीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू g/2 पुट करेंगे तो √2 g/2 ओवर g -1 ये आ जाएगी। तो ओवरऑल g से g कैंसिल आउट होगी, ये आएगी 1/√2 -1। और अगर सॉल्व करेंगे √2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 -√2। मैग्नीट्यूड की बात करें तो √2 - 1/√2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में मेंशन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। ऑप्शन डी में g/2 पुट करके 1/√2 आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये क्वेश्चन है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, अप्लाइड पोटेंशियल कांस्टेंट डिफरेंस दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला पता है, mv/qb, और mv मोमेंटम है जिसको 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल के टर्म में चार्ज मल्टीप्लाई वोल्टेज हो जाएगी। चार्ज दो प्लेस पे है, इसको एक प्लेस पे अगर रखेंगे तो ये आ जाएगी 2mv/q, और आउट साइड में हो जाएगी 1/b। तो क्योंकि v गिवन है, 2 कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक कांस्टेंट है, तो रेडियस केवल डिपेंड कर रही √m/q पे। क्वेश्चन में मेंशन है 2 पार्टिकल, एक सल्फर है जिसका चार्ज गिवन है -1, एटॉमिक मास नंबर गिवन है 32, और अल्फा पार्टिकल हीलियम की न्यूक्लियस होती है, इसकी मास और एटॉमिक नंबर गिवन है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है रेशियो सल्फर बाय अल्फा का, सल्फर और अल्फा के रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो रेडियस ऑफ द सल्फर डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द अल्फा क्या होगी, मास के प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगी मास ऑफ द सल्फर मास ऑफ द अल्फा। चार्ज का इन्वर्स है, तो ये हो जाएगी चार्ज ऑफ द अल्फा चार्ज ऑफ द सल्फर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, मास सल्फर की 32 है, मास अल्फा की 4 है, चार्ज अल्फा की 2 है, और चार्ज सल्फर की 1 है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 16 जा 32, 16 का रूट हो जाएगा 4, तो ये रेशियो हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसकी क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एंगुलर मोमेंटम सिस्टम की निकालनी है ओ के अबाउट। अब यहाँ पे 2 बॉडी गिवन है, एक रॉड गिवन है और दूसरा गिवन है एक डिस्क, जिसकी रेडियस गिवन है a/4। तो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या होगी, तो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट एक तो रड की निकलेगी और दूसरा एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट डिस्क की होगी। अब रॉड क्योंकि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो सिंपली इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे आई ओमेगा, और आई हो जाएगी ml²/3 और ओमेगा गिवन है। डिस्क की निकालनी है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे, सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा 4 ओमेगा से, और इसके अबाउट इसकी जो सेंटर है वो किसी v से जा रही होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल a है, ये a/4 है, तो ये 3a/4 होगी। तो सेंटर का जो v होगा वो होगा ओमेगा, ओमेगा जो कि गिवन है 8 है 3a/4। तो डिस्क की क्या हो जाएगी, एक तो सेंटर के अबाउट रोटेट करने के वजह से आई ओमेगा होगा, जो कि mr²/2 और ओमेगा है 4 ओमेगा, ये रोटेशन के वजह से हो गया। और इस पॉइंट के अबाउट सेंटर मूविंग है, उसके लिए mvr होगा, मास m दिया हुआ है, दोनों का मास सेम ही है। v भी हमने कैलकुलेट किया है, ओमेगा मल्टीप्लाई 3a/4, ओमेगा मल्टीप्लाई mv, v हो गई ओमेगा मल्टीप्लाई 3a/4। r इज द डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस, वो भी 3a/4 गिवन है। अगर सेंस देखें तो ये भी क्लॉकवाइज गिवन है, ये भी क्लॉकवाइज गिवन है, सेंटर की रोटेशन इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज है, इसीलिए सबको ऐड किया है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगी, ml², l क्या है, l इज a, तो यहाँ पे l को a रख सकते हैं, कॉमन आ जाएगी ma² ओमेगा,
यहाँ पे कांस्टेंट 1/3 है, यहाँ पे कांस्टेंट एक 4 कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। अब इसको ऐड करना होगा, ma² ओमेगा 48 एलसीएम लेंगे तो 3 16 जा 48, 8 6 जा 48 एंड 16 3 जा 48 एंड 3 9 जा 27। ऐड करेंगे तो 7 + 6 हो जाएगी 13, 13 + 6 19, रिमेनिंग 1, 2 + 1 3, 3 1 4, 49/48 ma² ओमेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है ma² ओमेगा और डिवाइडेड बाय 48 गिवन है, साथ में n से मल्टीप्लाई है, n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखेंगे तो n की जगह पे क्या है 49 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 19 थर्मोडाइनमिक्स हीट ट्रांसफर से गिवन है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है, जिसमें कि एक बॉडी की टेम्परेचर होगी T, इनक्लोजर की टेम्परेचर 0 केल्विन पे फिक्स्ड है। तो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला पता है E सिग्मा T⁴, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 हो गई। तो पावर का रिलेशन दिया हुआ है, पावर क्या होती है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको लिख सकते हैं ms ΔT, ms Δθ, ms Δθ यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गई A सिग्मा T⁴। टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है T-0, टेम्परेचर का डिफरेंस T है। तो यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं ms और A सिग्मा ये सब कांस्टेंट है, dt/T को क्या लिखी जा सकती है, dt/T को सम कांस्टेंट T⁴ इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर देखो तो T को अगर एक साइड करें तो dt और इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -4 होगा, राइट साइड में एक कांस्टेंट है dt से मल्टीप्लाई है। इंटीग्रेट करें, क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन है, पहले 0 टाइम पे 200 केल्विन टेम्परेचर है और T1 पे 50 केल्विन। तो जैसे ही टाइम 0 से T1 जाएगा तो टेम्परेचर 200 से 50 हो जानी है। और नेक्स्ट एक और कंडीशन है जिसमें क्या करना है, इसी लिमिट को अलग टाइम के लिए इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट टाइम है 0 T2 50 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 केल्विन एट T1, 100 केल्विन T1 के करस्पॉन्डिंग है और 50 केल्विन T2 के करस्पॉन्डिंग गिवन है। इनिशियल 200 है, इनिशियल टाइम T है। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, हमें क्योंकि क्या कैलकुलेट करनी है, रेशियो कैलकुलेट करनी है T2/T1, तो इसको डिवाइड करना होगा, 2 और 1 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो T2 आएगी, यहाँ T1 आएगी, डिवाइड करेंगे 2/1 करने से आ जाएगा 2 क्या आ जाएगी, देखो C dt का इंटीग्रेशन T और लिमिट है 0 to T2, तो C T2 की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगी T का पावर -3/-3 और लिमिट हो जाएगी 200 to 50। और फर्स्ट में अगर देखें तो C T1 आ जाएगी और इसमें भी T-3 लिमिट हो जाएगी 200 to 100। C कैंसल आउट हो गई, -3 कैंसल आउट हो गई, T2/T1 जो कि रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 1/50Q -1/200Q डिवाइड बाय 1/100Q -1/200Q, इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करते हैं। T2/T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2/T1 की वैल्यू हो जाएगी 1/50 को ऐसा लिख देते हैं, 1/50 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं और ये आ गया 1/200 का क्यूब, नीचे में तो 1/100 है, 1/100 का क्यूब -1/200 का क्यूब,
तो 50 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 हर जगह से कैंसल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा 8, 1/2 का क्यू हो जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 8 लेंगे, 8 8 जा 64 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम 8 लेंगे 8 माइनस 1, 8 कैंसिल आउट, 64 माइनस 1 आ गया 63 और 8 माइनस 1 आया 7, 7 9 जा 63, तो आंसर आ गई 9।